नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो देश दुनिया में तमाम और चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक बात जिस पर चर्चा हमेशा लगातार होती रहती है, अलग अलग जगहों से उसके बारे में बयान आते रहते हैं, वो है जनसंख्या नियंत्रण। दो एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर। एक कि ये नियंत्रित करना जनसंख्या को वो कितना ज़रूरी है, ये एक मुद्दा है, और दूसरा हम किस किस्म के समाधान की बात कर रहे हैं उसको नियंत्रित करने के लिए। ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। तो जो पहला मुद्दा है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए, वो फैक्ट है या निराधार है? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है इस देश में या इस दुनिया में जो कि ये बोले कि बिल्कुल नियंत्रित करने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल ये हिंदुस्तान में तो ये नहीं बात हो सकती। स्टैट्स ऑफ इंडिया नाम करके एक यूट्यूब हैंडल है, वो ये बताता है कि अगर इस दुनिया में 1000 बच्चे पैदा हों तो उसमें भारत में अधिकांश होते हैं, उसके बाद चीन में, और फिर और बाकी देशों में। और भारत में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। प्रतिशत के रूप में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो इससे ये साबित होता है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। जगह हमारे पास सीमित है, संसाधन हमारे सीमित हैं। ऐसे में अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की तो हम बात करते हैं, लेकिन फिर पेट भरना मुसीबत हो जाएगी। ऐसे में नियंत्रित करने के चैप्टर को लेकर के तो एक बात साफ हो गई है कि हाँ, वो होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं समाधान की। तो दरअसल हुआ क्या है कि जब एक आधा बयान आते हैं तो उसको लेकर के तुरंत राजनीति शुरू हो जाती है, समाधान को लेकर के, सॉल्यूशन को लेकर के। इससे पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने समाधान के तौर पर यह कहा है कि एक कानून आना चाहिए, कानून एक समाधान है। और कानून के समाधान में उनका ये कहना है कि आप एक लिमिट लगा दीजिए कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी अगर आपके इतने बच्चों से ज़्यादा हैं, आपको ये सुविधा नहीं, सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी अगर इतने बच्चों से ज़्यादा हैं। इसको लेकर के एक बवाल ये चल रहा है कि ये असली इसके पीछे की नीयत क्या है? क्या इसके पीछे की एक नीयत है मुस्लिम्स को सिंगल आउट करना, ये बताना कि क्योंकि आपका प्रजनन दर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा समस्या खड़ी कर रहे हैं, इस वजह से कानून आपके लिए है, या कानून एक समान हर किसी पर लागू है? भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेताओं का ये कहना है कि जब कानून आएगा तो सब पर एक समान लागू होगा, लेकिन प्रजनन दर कम करते रहना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हम बैठ करके इंतज़ार नहीं कर सकते कि आराम से जब होगा तब होगा। इस बीच थोड़ा सा हवा भी क्रिएट करते हैं लोग, जिसमें उनका ये कहना है कि इस रेट पे अगर प्रजनन दर चलता रहा तो एक डर पैदा करने की कोशिश कि आबादी बदल जाएगी। असम में आप देखिए, जैसे बात कही जाती है कि किस तरीके से राजनीति के चलते या किसी और चीज़ के चलते वहाँ पर मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। इस सब तरीके के राजनीतिक आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। अब इसी श्रृंखला में कानून आए या ना आए, इस पर चर्चा चल रही है। अलग अलग राज्यों ने अध्यादेश जारी करके ये सब कानून लाए हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके का कोई कानून नहीं है। क्या ऐसा कानून आए या ना आए, उस पर तमाम जगह पर चर्चा हो रही है। अब असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो इस पर मुखर होकर के बोल उठे, और उनका ये कहना है कि प्रजनन दर मुसलमानों में लगातार कम हो रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल मुसलमानों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हिंदू और मुस्लिम के बीच में गैप बहुत तेज़ी से कम हुआ है। यानी कि पिछले 2 दशकों में मुसलमानों ने, आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, हिंदुओं से ज़्यादा तेज़ी से अपना प्रजनन दर कम किया है। प्रजनन दर मतलब फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब कि एक माँ बाप को कितने बच्चे होते हैं। अब ये आंकड़े लोग अलग अलग अपना देते हैं, लेकिन मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि अगर हिंदुओं में 2.1 है तो मुसलमानों में 2.6 है। ये 2021 के आंकड़े बता रहा हूँ, ये बदलते रहते हैं हर साल। नए आंकड़े जो हैं वो इस गैप को और भी कम बताते हैं, और ये माना जा रहा है कि अगर इसी रेट पे मुसलमान गिरते रहे तो वो प्रजनन दर हिंदू और मुस्लिम्स का सेम हो जाएगा। तो बिना कानून लाए अगर प्रजनन दर कम हो रहा है तो फिर कानून की क्या ज़रूरत है? फिर कानून क्यों लाया जा रहा है? और कानून में अगर आप दंड रखेंगे तो क्या दंड का प्रावधान सबसे सटीक है? दंड दे करके आप क्या लोगों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो बच्चे ना पैदा करें? और क्या ये सही में होगा?
इस पर एक तर्क जेडीयू ने दिया है, जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार का ये कहना है कानून से ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षा है। आप शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारिए, आप एकदम तुरंत एक ऐसी स्थिति पाएंगे कि प्रजनन दर कम हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर जदयू का ये कहना है कि आप देख लीजिए डेटा इसी देश का, जो ये बताता है कि जो शिक्षित वर्ग है या जो समृद्ध वर्ग है उनका प्रजनन दर, उनका फर्टिलिटी रेट, जो मिडिल क्लास है उनका फर्टिलिटी रेट, और जो कम पढ़े लिखे हैं या कम इनकम वाले हैं उनका फर्टिलिटी रेट में डिफरेंस अगर आप देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगी चीज़। केसी त्यागी से हमने बात की, उनका ये कहना है कि उनके पास जो आंकड़े थे उसमें 3.5%, 3.5 यानी कि एक माँ और बाप को 3.5 बच्चे गरीब स्तर के अगर हों तो उनको होते हैं। मिडिल क्लास मध्यम वर्ग को ये 2.5 है, और जो शिक्षित हैं, बहुत जो वेल टू डू हैं, प्रॉस्परस हैं, उनमें 1.5 है, यानी कि एक माँ बाप पर 1.5 बच्चे। अब इसको आप लिटरली मत लीजिए, 1.5 का मतलब ये वो जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से, मतलब इतना कम है। तो जेडीयू का तर्क ये है और बहुत सारे बुद्धिजीवियों का तर्क ये है कि कानून में बनाए हुए समाधान से ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर इस देश में बेहतर करेंगे तो अपने आप बिना कोई कानून लाए और बहुत ही जैविक रूप से, जैविक मतलब ऑर्गेनिक, बहुत ही ऑर्गेनिक रूप से आबादी अपने आप कम हो जाएगी। तो ऐसे में कानून की जिद पकड़ लेना, कानून लाओ, कानून लाना है, कानून से ही होगा, तो क्या कानून सही रास्ता है? और क्या कानून अगर आप ज़बरदस्ती या जबरन ले आएंगे तो उसके कोई दुष्परिणाम तो नहीं हो जाएंगे? क्या उसके पीछे कोई राजनीति छुपी हुई है? एक वर्ग की आबादी जिसका जिक्र किया जाता है, योगी आदित्यनाथ ने भी जिक्र किया, एक वर्ग की आबादी को फिट करने की राजनीतिक मंशा से तो ये नहीं लाया जा रहा है ये कानून, या इस कानून के बारे में बात हो रही है। ये सब चीज़ें अब चर्चा का विषय ज़रूर बनेंगी और बननी भी चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो आपको एक समाधान नहीं चाहिए, या आप यूं समझ लीजिए कि आपको कई समाधान चाहिए, एक समाधान नहीं चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें, इस लिहाज से देखें, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून एक समाधान हो सकता है, एकमात्र समाधान नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर अंग्रेजी में मैं समझाऊं तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल वन ऑफ द सॉल्यूशंस हो सकता है, द ओनली सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और इसको साबित करने के लिए प्रमाण के तौर पर हमारे पास आंकड़े हैं जो कि हम देख रहे हैं। तो अगर ये राजनीतिक रूप से एक बड़ा मुद्दा बना और जब इस पर चर्चा होगी तो इन सब बिंदुओं पर भी चर्चा होगी क्या, या ये महज एक हिंदू बनाम मुस्लिम बहस तक सिमट करके रह जाएगा? ये एक सोचने की बात है। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।